हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11th बोर्ड सब्जेक्ट है बेटा केमिस्ट्री। अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस लेसन को देखो अपन मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो अपन ने पिछले लेक्चर में सार्थक अंक पढ़ लिए थे बेटा, है ना, सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब अपन देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, सार्थक अंकों से रिलेटेड। तो अपन एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 4.62 ग्राम चीनी, 4.62 ग्राम चीनी, ठीक है, तथा 2.935 ग्राम तथा 2.935 ग्राम नमक को 28.2 ग्राम पानी में मिलाया गया है। नमक को 28.2 ग्राम जल में मिलाया गया है। जल में मिलाया गया है, ठीक है। 4.62 ग्राम चीनी तथा 2935 ग्राम नमक को 28.2 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है। तो बेटा जो विलयन बनता है उसमें क्या क्या पदार्थ उपस्थित हैं? 4.62 ग्राम चीनी, 2.935 ग्राम नमक और 28.2 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो इन सभी को जोड़ देने पर, इनका योग करने पर अपन को विलयन का कुल द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन लिख लेते हैं पहले चीनी का द्रव्यमान। चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 4.62 ग्राम, 4.62 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार नमक का द्रव्यमान कितना दिया गया है बेटा? नमक का द्रव्यमान बराबर 2.935 ग्राम, ओके। इसके पश्चात किसमें मिलाया गया है? जल में या पानी में। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है? जल का द्रव्यमान बराबर 28.2 ग्राम, ठीक है। तो इनको जोड़ दो बेटा, तो क्या आ जाएगा अपना? विलयन का कुल द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा? जोड़ दो, ये ग्राम, ये 5, ठीक है, 9 3 और 2, 3 2 5, ठीक है बेटा। 9 6 15 15 2 17, 8 2 10 10 4 14 14 1 15 और 2 रे 3। तो अपना आंसर कितना आ जाता है बेटा? विलयन का कुल द्रव्यमान कितना आ जाता है? 35.755 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो द्रव्यमान दिया गया है अपन को, तो बेटा यहाँ पर
संख्या को देखते हैं अपन, जिसमें अंतिम संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पर दशमलव के पश्चात 2 संख्या है, यहाँ पर दशमलव के पश्चात 3 संख्या है और यहाँ पर दशमलव के पश्चात 1 संख्या है। ठीक है, तो अपन कौन सी संख्या को देखेंगे? दशमलव के पास 1 संख्या को। अर्थात अपन जो परिणाम लेंगे बेटा, इसका रिजल्ट लेंगे, उसमें दशमलव के पश्चात केवल एक ही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 के बाद कितना है? 5 और यहाँ पर भी क्या है? 5। ठीक है, जब बेटा दशमलव के पश्चात बड़ी संख्या के पश्चात विषम संख्या 5 आती है, तो अपन अंतिम जो संख्या होती है दशमलव के ठीक पास वाली, उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो अपना जो रिजल्ट आता है वह 2 सार्थक वह 3 सार्थक अंकों के रूप में कितना आना चाहिए? 35.8 आना चाहिए। ठीक है, किसके अनुसार लेंगे अपन? इसके अनुसार। तो क्या लिख सकते हैं अपन? अंतिम परिणाम जल के द्रव्यमान के समान, जल के द्रव्यमान के समान 3 सार्थक अंकों वाला होना चाहिए। 3 सार्थक अंकों वाला होना चाहिए। अंतिम परिणाम जल के द्रव्यमान के समान 3 सार्थक अंकों वाला होना चाहिए। ओके, तो बेटा क्या हो जाएगा अपना? अतः विलयन का कुल द्रव्यमान, अतः विलयन का कुल द्रव्यमान 3 सार्थक अंक युक्त, 3 सार्थक अंक युक्त 35.8 प्राप्त होना चाहिए या होना चाहिए। 3 सार्थक अंक युक्त 35.8 होना चाहिए। ओके, तो बेटा अपन इस प्रकार से विलयन का कुल द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जो परिणाम आता है उसमें दशमलव के पश्चात एक संख्या युक्त ही परिणाम आना चाहिए। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितना है? 3। दशमलव के पश्चात एक संख्या है, अतः इसका जो परिणाम रिजल्ट होगा इसी के अनुसार आना चाहिए। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना तांबे की धातु का द्रव्यमान 6.342 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 है तांबे की धातु का द्रव्यमान 6.342 ग्राम है। तथा उसका घनत्व 7.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो, तो तथा उसका घनत्व
7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तांबे की धातु का द्रव्यमान 6.342 ग्राम है तथा उसका घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें पता है बेटा घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है? आयतन ज्ञात करवा रहा है। अतः आयतन बराबर कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान बटा घनत्व। ओके, तो बेटा द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 6.342 ग्राम अपॉन घनत्व कितना है? 7.6 ग्राम। अब पर सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा इनटू सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो कितना आ गया अपने 6.342 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 7.6। ओके, तो इसको बेटा तुम सॉल्व कर ही लोगे। जब 6.342 सेंटीमीटर क्यूब में 7.6 का भाग लगाया जाता है तो 0.834 सेंटीमीटर क्यूब आंसर प्राप्त होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो घनत्व दिया गया है बेटा, रिजल्ट किसके अनुसार आना चाहिए? जो घनत्व दिया गया है उसमें दशमलव के पश्चात एक संख्या उपस्थित है। ओके, तो अपना जो आंसर आना चाहिए बेटा वो क्या आना चाहिए? दशमलव के पश्चात एक संख्या युक्त 2 सार्थक अंक वाला अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो अंतिम परिणाम में बेटा 2 सार्थक अंक होने चाहिए क्योंकि न्यूनतम जो परिशुद्ध संख्या है अपने पास 7.6 है। ठीक है, अंतिम परिणाम में अंक 4 को हटा दिया जाता है तो अपने शुद्ध आंसर कितना हो जाएगा? बराबर 0.8। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। 2 सार्थक अंक। अब 0 को तो गिनेंगे नहीं अपन, तो क्या लेना पड़ेगा अपन को? 3 लेना पड़ेगा। तो बेटा इसका सार्थक अंक कितना हो गया? 2। 0.83 सेंटीमीटर क्यूब ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। सार्थक अंक है बेटा 2। यहाँ पर भी सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो इस प्रकार अपना 2 सार्थक अंक युक्त परिणाम प्राप्त होता है। सार्थक अंक बराबर यहाँ पर भी कितने? 2। तो बेटा जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक हो रिजल्ट उसी के अनुसार आना चाहिए। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित को 4 सार्थक अंकों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को 4
व्यक्त कीजिए। संख्या दे रखी है बेटा अपने को, फर्स्ट में दे रखा है 6.4537 फर्स्ट संख्या कितनी है 6.4537 और 2। सेकंड संख्या है अपनी 48.2625 और थर्ड संख्या है बेटा 60,000 और फोर्थ है अपना 2.4583 इंटू 10 की पावर 5। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित को 4 सार्थक अंकों के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। 4 संख्याओं के रूप में ही बेटा व्यक्त करना है। अब देखो इसको देखने पर कितने सार्थक अंक हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो रहे हैं, लेकिन अपन को कितने सार्थक अंकों तक परिणाम लिखना है 4 तक 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर 3 के पश्चात बेटा क्या आ रहा है 7, ठीक है 3 के पश्चात 7 आ रहा है, यहाँ से हटाएंगे अपन इसको, यहाँ से हटाएंगे तो 3 के पश्चात 7 आ रहा है, तो 3 को 3 में अपन 1 जोड़ देंगे, ठीक है। जब 3 के पश्चात बेटा 5 से अधिक संख्या आती है तो उसको हटाकर उसके पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूं 1 जोड़ दूं, तो 6.453। अब 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया 4। सार्थक अंक बराबर 4। ओके, अब इस संख्या को देखिए 48.26 यहां से कट करेंगे बेटा अपन, ठीक है। अब देखो 6 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो अपन इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अंतिम संख्या के पश्चात बेटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अगर सम संख्या है तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 48.26। इसमें भी सार्थक अंक बराबर कितने होंगे बराबर 4। ओके, अब देखिए बेटा इस संख्या को 4 तक की आंसर लेना है हमको 1 2 3 4, ठीक है यहां तक। तो कट कहां से करेंगे अपन, यहां से कट कर देंगे अपन, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा देखो 4 के रूप में। जब बेटा अपन पॉइंट को इधर खिसकाएंगे देखो 1 2 3 4, अब यहाँ संख्या तो है नहीं है ना, यहाँ तक लाना है, तो अपन क्या कर देंगे दशमलव लाएंगे। जब दशमलव को बाईं तरफ लिया जाता है तो बेटा 10 की पावर के रूप में जो घात आती है वो धनात्मक होती है, तो क्या लिख देंगे अपन 6.0000, ठीक है इंटू 10 की पावर 4। ओके, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, पहले बताया था मैंने लिखना वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, तो 6.40। जब दशमलव को बाईं तरफ खिसकाया जाता है 1 2 3 4, यहाँ दशमलव आया तो 10 की पावर 4 धनात्मक आ जाती है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 1 2 3 4 यहाँ लगाएंगे है ना, तो बेटा 1 0 को क्या कर देंगे अपन हटा देंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपन। अब सार्थक अंक 4 ही करनी है अपन को, तो एक बिंदु को यहाँ कैंसिल कर दो,
तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4। तो बराबर सार्थक अंकों की संख्या 4। ओके, अब देखो इसमें 4 सार्थक अंकों के लिए बेटा यहाँ से कट करना पड़ेगा। अंतिम संख्या 3 है जिसका कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे कैसे आ जाएगी? 2.458 इंटू 10 की पावर 5, 2.458 इंटू 10 की पावर 5। सार्थक अंक कितने इसमें भी? 4। ओके, क्योंकि बेटा 4 अंकों के पश्चात वाली संख्या 5 से छोटी है, अतः इससे पहले वाली संख्या को अपन वैसा का वैसा ही रखेंगे, सेम रखेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट रासायनिक संयोजन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Law of chemical combination। ओके, रासायनिक संयोजन के नियम। देखो बेटा, रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 4 नियम दिए हैं। तुम्हें पता है कि द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है ना, और परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक संयोग करने में परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है, द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। तो रासायनिक संयोजन में बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन में परमाणु भाग लेते हैं आधुनिक परिकल्पनाओं के अनुसार। ओके, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये तुरंत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, रासायनिक संयोग करता है तथा अणु के रूप में परिवर्तित होकर स्थायी हो जाता है। क्योंकि बेटा परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो अणु की तुलना में अधिक होती है, और तुम्हें पता है जब ऊर्जा का मान अधिक होता है तो स्थायित्व का मान बहुत कम होता है। तो परमाणु का स्थायित्व कम होता है, अणु का स्थायित्व ज्यादा होता है। अतः परमाणु तुरंत रासायनिक संयोग द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणु में परिवर्तित होने की कोशिश करता है, ताकि यह अपनी ऊर्जा को रिलीज करके स्थायित्व अवस्था में आ सके या स्थायित्व को प्राप्त कर सके। तो रासायनिक संयोग के निम्नलिखित नियम हैं। पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, इस नियम के अनुसार बेटा द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। अतः इसके द्रव्यमान का अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है।
इस नियम के अनुसार भौतिक परिवर्तन अथवा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक रसायनज्ञ था बेटा लेवोजियर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ओके, तो देखो अपन लिख लेते बेटा, इस नियम का प्रतिपादन रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर द्वारा प्रतिपादन किया गया। इस नियम का प्रतिपादन रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर द्वारा द्वारा 1734 में किया गया। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर द्वारा किया गया। देखो ये नियम क्या होता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं अथवा भौतिक परिवर्तनों, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं अथवा भौतिक परिवर्तनों में सभी रासायनिक अभिक्रियाओं अथवा भौतिक परिवर्तनों में उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्रिया कारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्रिया कारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्य को न तो बेटा उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, अतः इसे द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः इसे द्रव्यमान अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ओके, यह होता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, अब देखो इस नियम का अपन आगे प्रायोगिक सत्यापन करेंगे।
लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बेटा इस नियम को अपन यही समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क है अपना क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना, देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, संख्या हो 28.521 6.38 तथा 0.216 का योग कीजिए। तथा अंतिम परिणाम सार्थक अंक के रूप में व्यक्त कीजिए। सार्थक अंक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दो बेटा क्वेश्चन है अपने, ये होमवर्क करना है तुम्हें। ओके, आज के लेक्चर को बेटा यहीं समाप्त करते हैं अपन। थैंक यू।